ये है आपका 5.2 प्रश्नावली का छठवां सवाल। जिसको समझ आ चुका होगा वो चाहो तो लिख सकते हो, नहीं समझ आया है उनको वो लोग देखो। इस प्रश्न में लिखा है कि आपको एक संख्या ज्ञात करना है। उस संख्या को ज्ञात करने के लिए और आपको बताया है प्रश्न में कि वो 2 अंकी एक संख्या है। अब आपको पता है कि कोई भी अगर 2 अंकी संख्या है तो वहाँ पे एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक। तो इकाई और दहाई दोनों आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए अज्ञात हैं, जिसको निकालना है। तो दोनों में से किसी भी एक को सबसे पहले तो आपको x मानना पड़ेगा। तो देखो आपके प्रश्न का पहला ही लाइन बोलता है कि इकाई और दहाई के अंकों का योग 8 है। तो मैंने लिख दिया इकाई, चूँकि इकाई को दाएं तरफ लिखते हैं और दहाई को बाएं तरफ लिखते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है कि पहले दहाई को फिर उसके बाद इकाई। तो दहाई का अंक धन इकाई का अंक बराबर 8, जो कि आपके प्रश्न का पहला लाइन है। इसके बाद हमने इन दोनों में से किसी भी एक को x मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इकाई को x मान लिया है। इकाई को जब x मानोगे तो वहाँ पे जो पहला लाइन आप लिखे हो उसमें जब आप इकाई में x रखोगे, इकाई की जगह में x, तो यहाँ से दहाई आपके पास निकलेगा 8 ऋण x। इस प्रश्नावली के हर सवाल में आपको जो भी ज्ञात करना है उनमें से किसी एक को x मानना है। उसके बाद जो अज्ञात राशि रहेगा उसे आपको अपने ही प्रश्न में जो कथन दिया है उसके अनुसार x के रूप में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ इकाई को माना और दहाई को इसी प्रश्न के कथन से मैंने 8 ऋण x लिखा है। अब जब आपके पास इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों आ गया है तो संख्या को लिखने का एक तरीका होता है कि जब हम किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, एक एग्जाम्पल है ये 2 अंकी एक संख्या 98 है। तो इसमें ये 8 इकाई का अंक है और 9 दहाई का अंक है। तो ये इकाई और दहाई का अंक को मूल रूप से लिखा जाता है सबसे पहले दाएं तरफ इकाई का अंक, उसके साथ उसका स्थानीय मान, चूँकि इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, उसके साथ बीच में धन का चिन्ह, उसके बाद दहाई का अंक और उसका स्थानीय मान, और दहाई का स्थानीय मान 10 होता है। तो यहाँ से 8 गुणा 1 बराबर 8 और 9 गुणा 10 बराबर 90। तो 90 धन 8 बराबर 98। इस प्रकार से ये 98 संख्या को लिखने का ये बेसिक तरीका होता है। ऐसे ही हमारे पास जब इकाई और दहाई दोनों का अंक पता है तब हम जब इसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक जो कि x है, धन यहाँ लिखेंगे दहाई का अंक और उसके साथ यहाँ पे स्थानीय मान का गुणा किए हैं 10। यहाँ पे x के साथ 1 का गुणा नहीं किया हूँ क्योंकि वो अंडरस्टूड है और 1 का गुणा करने पर भी वो x ही रहेगा। अब आपके पास प्रश्न में आगे बोला गया है कि अंकों का क्रम बदलने पर, इसका मतलब होता है कि इकाई को दहाई बनाना है और दहाई को इकाई। तो हमने क्या किया, इकाई में अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा 8 ऋण x अब हमारा इकाई हो गया है जो कि पहले दहाई था। अब हमारे पास दहाई x हो गया है जो कि पहले हमारा इकाई था। अब ऐसा करने पर इकाई और दहाई बदल गया है। अब हमको फिर से उसी इकाई और दहाई के अनुसार संख्या लिखना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक दाएं तरफ, फिर उसमें स्थानीय मान का गुणा 1, फिर धन दहाई का अंक चूँकि यहाँ पे 10 है तो 10 के साथ उसके स्थानीय मान का गुणा किए हैं 10। तो इस प्रकार से अंकों को परिवर्तित करने पर एक दूसरा संख्या भी हमारे पास बन गया है। और ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। अब प्रश्न में अगला लाइन बोलता है कि अंकों को परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या, अंकों को परिवर्तित करने पर जो प्राप्त संख्या है वो प्राप्त संख्या हमारे पास ये है जो आपको ऊपर दिख रहा है। ये जो संख्या है दी गई संख्या से, तो ये हमारा दी गई संख्या था, ये वाला जो शुरुआत में था, उससे 18 अधिक है तो उसी में 18 को जोड़ के लिख दिया गया है। इसके बाद अब ये बन गया एक पूरा समीकरण। ठीक है, प्रश्न के कथन को मैंने पढ़ा है और कथन को पढ़ने के बाद एक पूरा समीकरण लिख दिया हूँ। अब क्या करना है कि सबसे पहले ये 10x और ये ऋण x, तो 10x में से x घट गया है तो ये 9x आया और यहाँ पर धन का 8 जो है वो इधर लिखा हूँ। तो बायां पक्ष हो गया, बराबर के बाद इधर जो दायां पक्ष में है सबसे पहले कोष्टक के अंदर इस 10 का गुणा हुआ है तो 10 गुणा 8 बराबर ये हो गया 80। उसके बाद 10 गुणा x ये हो गया 10x, चूँकि यहाँ पे ऋण का चिन्ह सामने है तो ये ऋण 10x। इसके बाद ये आगे का x और ये आगे धन 18। अब x वाले पदों को आप जोड़ या घटा सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने किया है ये 80 और 18
ठीक है, ये दोनों अचर पद हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 98 हो जाएगा। और ऋण का 10x और धन का x, चूंकि एक संख्या धनात्मक और दूसरा संख्या ऋणात्मक, तो ये आपस में घटेगा और घटने के बाद ऋण 9x आएगा, क्योंकि परिणामी रूप से ये वाला संख्यात्मक मान 10 बड़ा था तो चिन्ह उसी का लगेगा। इधर ये 9x धन 8 ऐसी एज इट इज रहेगा। इसके बाद x वाले पद को बराबर के किसी भी एक तरफ आपको लेके आना है। तो मैं क्या किया, ये 9x इधर बाएं तरफ था, ये 9x ऋणात्मक था, उसको मैंने उधर ले पक्षांतर कर दिया है, तो ये ऋण 9x इधर जाके धन 9x बन गया है। और इधर पहले से 98 था, उधर जो धन 8 था, इधर पक्षांतर होने के बाद ऋण 8 बनेगा। तो अब ये 98 में से 8 घट गया तो 90 आ गया, और 9 और 9 जुड़कर 18x यहाँ पे आ गया है। क्योंकि हमें x का मान निकालना था, इसीलिए यहाँ पे x बराबर 90। अब ये 18 अंश में है, पक्षांतर होकर इधर हर में आ जाएगा, तो 90/18, और 18 पंचे 90 होता है, इसलिए इसका मान आ गया 5। अब आप देख सकते हो कि हमारे प्रश्न में हमने इस x को इकाई माना था, अर्थात अभी हमें इकाई मिल गया है 5। कोई भी संख्या निकालने के लिए इकाई के अंक के साथ दहाई का अंक का भी जरूरत रहता है, तो दहाई का अंक हमने वहाँ पे लिखा है प्रश्न में समीकरण नंबर 2 में, जो 8 ऋण x है, तो 8 ऋण x हमारा इकाई, तो इकाई की जगह हम रख दिए 5, तो 8 ऋण 5 बराबर 3। इस प्रकार दहाई का अंक आपको मिला कितना, 3। इकाई का अंक पता है और दहाई का अंक पता भी आपके मिल गया है, तो ये अभीष्ट संख्या लिखेंगे जब, तो वैसी जैसे इकाई के साथ उसका स्थानीय मान 1, फिर धन दहाई और उसका स्थानीय मान 10। इकाई 5 है, उसके साथ 1 का गुणा यहाँ पे करके नहीं दिखाया हूँ, लेकिन ये आप करोगे तो भी मान उसका 5 ही रहेगा। धन दहाई जो आया था हमारा 3 था, उसमें स्थानीय मान का गुणा किए तो 10, तो ये 10 गुणा 3 ये हो गया 30, और ये 5, तो 30 धन 5 बराबर कितना आ गया, 35। तो यही वो 35 हमारा क्या है, आंसर होगा। अब देखो 5.2 में सबसे नीचे में 12 नंबर का जो प्रश्न लिखा हुआ है, उस प्रश्न को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें जो दिया गया है वो सब मैं इस चित्र के माध्यम से लिख दिया हूँ, ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। देखो कहीं पर नदी बह रहा है, ठीक है, तो ये मैं दिखाया हूँ कि नदी बह रहा है, और नदी किस दिशा में बह रहा है, ए से बी की तरफ, ठीक है, किस दिशा में बह रहा है, ए से बी की तरफ। तो आपको प्रश्न में सबसे पहले पूछा क्या है वो ध्यान में रखना है। तो प्रश्न में पूछा है क्या, स्थिर जल में बोट की चाल क्या है, क्या पूछा है, स्थिर जल में बोट की चाल। तो जो भी प्रश्न में पूछा जाता है, आपको पहले बताया था कि उसे आपको x के रूप में लिखना होता है। तो मैंने पहला लाइन वही लिखा है कि माना स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो स्पीड होता है, ठीक है, जो चाल या जिसे वेग कहते हैं, इसका मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, इसीलिए हमने x किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। अब प्रश्न में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, एक बोट है, ये बोट कोई 2 तटीय नगर हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे वो ए है नगर का नाम, और दूसरा जो तटीय नगर बी। तटीय नगर मतलब उस दोनों किनारे पर 2 शहर हैं, मान के चलो, ये एक ए है और एक बी है। ये जो बोट है जब ए से बी की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ये बोट, और यहाँ पर बी तक जब आ जाएगा तो उस समय ये 5 घंटा का समय लेता है ए से बी तक पहुँचने में। दूसरा चीज़, जब यही बोट बी से ए की तरफ जाता है तो बी से ए पहुंचने में इसको लगता कितना घंटा, 6 घंटा है। अब आप प्रश्न को देखकर यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि जब बोट ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसको समय कम लग रहा है, और जब बोट बी से ए की तरफ जा रहा है तो समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब उसके आगे एक चीज़ और दिया हुआ है, ये जो पानी इसमें बह रहा है, इस जलधारा, इस पानी को बहते हुए जल को कहते हैं जलधारा। तो ये जो जलधारा है इसका खुद का भी अपना कुछ चाल है, वेग है, और वो आपको प्रश्न में दे दिया है। कितना है वो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस पानी की चाल है जो बह रहा है, और हमको निकालना बोट की चाल, वो भी स्थिर जलधारा में। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं लिखा हूँ। जब वो बोट ए से बी की तरफ जाता है तो उसको जो दूरी चलना पड़ रहा है वो है d किलोमीटर। कितना है, d किलोमीटर।
तो आप सोच के देखो, जब वो ए से बी गया है तो भी ये दूरी उतना ही है, डी किलोमीटर, और जब वो बी से ए जाएगा तब भी वो दूरी कितना रहेगा, डी किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, जाने में और आने में जो दूरी लगा है वो दूरी सेम है। अब आपको एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है चाल का, ये पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब पहला कंडीशन, जलधारा की दिशा में बोट की चाल, मतलब पहले बोट किधर से किधर गया है, ए से बी। जब बोट ए से बी की तरफ जाएगा ना, तो जिस डायरेक्शन पे पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन पे बोट भी चल रहा है। तो आप सोच के देखो, बोट जब जलधारा के दिशा में चलेगा तो वो उसे और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो उसी के साथ बहेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस का साइन लगा है ना, वो आपको क्या बता रहा है कि जब कोई बोट जलधारा की दिशा में, या पानी जब बह रहा है उसी दिशा में जब चलेगा ना, तो ये उसका खुद का जो चाल है, जो यहाँ मैं लिखा हूँ x, उसके साथ ये जो जलधारा का चाल है वो आपस में जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। और वही अंतर देखना, जब वो विपरीत दिशा में चलेगा, मतलब पानी इस दिशा में चल रहा है और बोट किस दिशा में, इस दिशा में, तो आपको पता है ना कि दो विपरीत डायरेक्शन पे कोई चीज़ जब रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। और अपना सोच के भी देखो, पानी जब इधर से बह रहा है ऐसे ए से बी की तरफ और बोट उधर से चल रहा है, तो आप सोच के देखो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। अब बोट को इधर चलने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उसके कारण उसके चाल में कमी आएगा, परिणामी रूप से आएगा ना। खुद सोच के देखो, नाव में बैठे हो, पानी बह रहा है, नाव में बैठोगे तो पानी आपको अपने नाव के साथ उधर ही लेके जाता है कि नहीं जाता, तो आपका जो चाल और पानी का चाल आपस में जुड़ जाता है, इसी कारण आप जल्दी इधर चले जाते हो उसके नदी के दिशा में, जिस दिशा में बह रहा है पानी, और उसी को नदी जिधर बह रहा है उसके विपरीत दिशा में जब आप अपने बोट को चलाओगे तो देखना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों, और आप कम क्या करोगे, वेग, कम स्पीड से चल पाओगे उसमें, क्योंकि परिणामी रूप से आपका जो चाल है वो घट जा रहा है। क्यों, आपका चाल इधर है और नदी का चाल इधर है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे देखो, जलधारा की दिशा में बोट की चाल जब लिखेंगे तो जो बोट का स्वयं का जो चाल है स्थिर जल में, वो उसके साथ ये दो क्या है, वो जो पानी बह रहा है ना जलधारा, उसकी चाल है, तो परिणामी रूप से दोनों चालें आपस में जुड़ जाएगा। अब ये हो गया चाल। अब इसको क्या लिखा हूँ, चाल बराबर, चूंकि क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास d है, d किलोमीटर, क्योंकि नहीं दिया था तो हमने मान लिया है कि ये d किलोमीटर है, बटे में दूरी बटे समय होता है। और ये समय वो समय है जब ये जो बोट इस दिशा में जा रहा है, जलधारा की दिशा में, 5 घंटा लगा है। अब ये जो 5 है इसको इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये x धन 2 के साथ गुणा हो जाएगा, और इस तरफ दाएं तरफ बराबर के d रहेगा, तो ये 5 गुणा x बराबर 5x और 5 गुणा 2 बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा, अब हमारा बोट a से b पहुंच गया है, अब बोट इधर से इधर आएगा, किधर से, b से किधर जाएगा, a की तरफ। इसमें क्या अंतर आएगा, पानी इधर बह रहा है और हमारा बोट किधर जा रहा है, इस तरफ, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। अब जब परिणामी रूप से आप चाल निकालोगे, ठीक है, तो ये जो बोट का चाल है उसके साथ वो जो जलधारा का चाल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है, बोट x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चल रहा है और आपका पानी इधर आ रहा है, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दूसरे वाले कंडीशन में देखो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो परिणामी रूप से इन दोनों का चाल को घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया बोट का चाल माइनस ये जलधारा का चाल। अब ये चाल बराबर सूत्र है कितना, दूरी बटे समय, तो ये d दूरी है और 6 क्या है, समय, क्योंकि इधर से इधर जाते समय कितना समय लग रहा है, 6 घंटा। अब यहाँ जो एक लाइन लिखा हूँ उस बात को ध्यान रखना, यहाँ से क्या हो गया है, ये जो 6 है इसका तिर्यक गुणा किस में हो गया है, x ऋण 2 में, तो यहाँ से ये इसके साथ तिर्यक गुणा हुआ है, तो 6x ऋण 6 दूनी 12 बराबर ये d। ये है समीकरण नंबर 2। अब आगे प्रश्न को बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ही स्थिति में, चाहे हम a से b जा रहे हैं या b से a आ रहे हैं, उन दोनों ही स्थिति में जो दूरी तय हो रहा है वो दोनों ही कंडीशन में समान है। अब जब दो चीज़ समान रहता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, याद होगा आपको, अगर ये 5 है तो मैं बराबर 5 ऐसे लिख सकता हूँ। दो समान चीज़ों को आपस में बराबर लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दोनों ही स्थितियों में जो दूरी है उसे बराबर लिखा गया है। अर्थात ये लिखा है, देखो, जलधारा की दिशा में a से b
की दूरी बराबर जलधारा की विपरीत दिशा में B से A की दूरी। तो ये दोनों दूरियां हमने वहाँ पे निकाला है। ये देखो, ये दूरी पहले स्थिति में, ये D बराबर, ये दूसरा स्थिति में दूरी है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो इधर जो दिया था 5x धन 10, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, इधर समीकरण नंबर 2 से 6x ऋण 12। अब यहाँ से x वाले पदों को एक तरफ करना है, तो ये 5x को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये 6x के साथ आके घट गया है, और ये ऋण 12 उधर चला गया है, तो ये ऋणात्मक था, उधर जाने के बाद धनात्मक हो गया है। तो अब ये 10 और 12 मिल जुड़कर 22 हो गया, और ये 5x में से 6x में से 5x घट गया, तो क्या आ गया x। अब ये जो x आया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, वो प्रश्न में हमने क्या माना था x को? स्थिर जल में बोट की चाल, अर्थात हमारे पास बोट की चाल आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलो नोट करो।